नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे समविचारक मित्र हैं जो मित्र जैविक खेती पर प्राकृतिक खेती में रुचि लेते हैं, अपने खेत को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, अपने खेत की फर्टिलिटी को सुधारना चाहते हैं और वो भी बिना किसी रासायनिक खाद के, वो भी बिना किसी खर्चे के। तो उन मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी थोड़ी बहुत जो मेरे पास ज्ञान है उसकी जानकारी हो सके। यदि आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है, आप खराब मिट्टी को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि खेत की खराब मिट्टी के कई प्रमाण हैं। यदि आपकी मिट्टी में ह्यूमस कम हो गया है, आप कहेंगे ह्यूमस क्या वाला है? ह्यूमस वो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो जटिल कार्बनिक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को सुधारने में बहुत मदद करते हैं। ये ह्यूमस है मिट्टी की नमी बनाने में बहुत मदद करता है और ये जटिल कार्बनिक संरचना है जो अब गलती नहीं है, बहुत धीमी गति से गलती है। इन्हीं से हमारे खेत को, मिट्टी को ऑर्गेनिक कार्बन प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे ये ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ये ह्यूमस क्या है? खैर इनकी डिटेल्स जो जानकारी मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ऑर्गेनिक कार्बन के आपकी मिट्टी में किसी भी तरह के पोषक तत्व हो, कितना भी कार्बन, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, मैग्नीज हो, सल्फर हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जिनको उसकी कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि वो आपकी जो फसलें हैं, आपके जो पौधे हैं, वो सोख ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपकी मिट्टी के अंदर, आप खेत में ऑर्गेनिक कार्बन है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत आवश्यक है। इस ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति कैसे करेंगे? जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है निरंतर हमारे देश में घट रही है। आज हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.3 और 0.4 के आसपास हो गया। कई जगह तो ऐसी हैं जीरो के आसपास ही ऑर्गेनिक कार्बन आ गया है, जैसे कि पंजाब की मिट्टी है, हरियाणा की मिट्टी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी है। यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर शून्य के आसपास आ गया, इसीलिए वहाँ खादों की आवश्यकता जरूरत से 3 से 4 गुना ज्यादा पड़ रही है। वहाँ की मिट्टी जहरीली हो गई है। आप वहाँ की मिट्टी में किसी तरह के जीवों को गतिमान नहीं देखते। वहाँ ना तो आपको केंचुआ दिखाई देता है, चींटियां नजर नहीं आती हैं, वहाँ की वहाँ कुछ जो जो किस्में हैं चूहों की वो आपको दिखाई देती है, अन्यथा वहाँ के सारे जीव नष्ट हो गए। हाँ, आपने मोरों को मार दिया, मेंढकों को मार दिया, तितलियां नजर नहीं आती वहाँ, भंवरे नजर नहीं आते, मधुमक्खियां समाप्त हो गई, गौरैया समाप्त हो गई, बहुत सारे हमने जीवों को नष्ट कर दिया, क्योंकि हमने खाद दे दे के अपनी मिट्टी को इतना विषाक्त कर लिया। हम उसी खाद में जब पशुओं का चारा तैयार करते हैं तो पशुओं के शरीर में भी जो विषाक्तता पहुंचती है, इसलिए पशुओं का स्वास्थ्य भी अब इतना शुद्ध नहीं है। आपने यदि भैंस रखी हो, गाय रखी हो, तो पहले हमारे यहाँ गाय भैंस कम से कम 15-20 साल तक जिंदा रहती थी। अब हमारे जब हम कोई गाय भैंस लेके आते हैं तो उसका स्वास्थ्य 4-5 साल से ज्यादा चलता है नहीं। अधिकांश गाय चाहे कितनी महंगी हो, 3-4 ब्याह देती है, 3-4 बार ब्याह के उसका उसका गर्भ धारण करना ही रुक जाता है। दूध की क्षमता तो निरंतर घटती चली जाती है, कई तरह से रोगग्रस्त हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, क्योंकि वो उसी चारे को प्रयोग करती है जो हमारे उन खेतों में पैदा होती है। और उसी चारे में जो अन्न जो पैदा होता है, साग सब्जियां पैदा होती हैं, दालें पैदा होती हैं, गन्ना पैदा होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं। और हम नहीं करते तो हमारे परिवार के सदस्य तो करते ही हैं, हमारे समाज के लोग तो करते ही हैं। उनके स्वास्थ्य को आज यदि खतरा पैदा हो रहा है तो उसका कारण भी हमारे द्वारा अनजाने में प्रयोग किए गए ये रासायनिक खाद है। और रासायनिक खादों की बात नहीं है, हम तो भरपूर मात्रा में अनेक तरह की कीटनाशकों का उपयोग भी अपने खेतों में करते हैं, अपनी फसलों में करते हैं, तो उसका विषाक्तता भी बढ़ रही है। और ये चाहे चाहे कीटनाशक हो, पेस्टिसाइड हो, चाहे ये खाद हो, ये कभी नष्ट नहीं होते, या तो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के नीचे बसे रहते हैं, या जल स्रोत में पहुंच जाते हैं। हमारे आसपास जो नदी नाले हैं, तालाब पोखर हैं, इनमें भी इनकी काफी मात्रा पहुंच जाती है। और इसीलिए हम अपने खेतों के आसपास जो नदी पोखर तालाब हैं उनमें किसी तरह के जीव नहीं देते। हाँ, वहाँ बैक्टीरिया अवश्य देखते हैं, कुछ ऐसे कीड़े देखते हैं जिन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ लिया है। आपने मच्छरों के बारे में सुना होगा, 1960 से भारत में मच्छरों को समाप्त करने का अभियान चल रहा है। पहले शुरू में डीडीटी का उपयोग किया जाता था, तो बीएससी का उपयोग किया जाता था, हमने भरपूर मात्रा में डीडीटी प्रयोग की,
डीडीटी से मच्छर तो नहीं मरे, बाकी सारे जीव मर गए। आप सब इसके सब जानते हैं। हमने मोर को मार दिया, हमने हर एक पक्षी को मार दिया, हमने यहाँ तक कि गिद्ध और चीलों को तो समाप्त कर दिया। थोड़े से जीव बचे हैं जो आज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसी मिट्टी जो विषाक्त हो गई है, इसको हम, जिसका जीवन हमने छीन लिया है, उसको कैसे सुधारें, कैसे पुनर्स्थापित करें, तो उसके लिए हमने तैयार किया है। वैसे आप जरूरी नहीं कि हमारे किसी प्रोडक्ट का प्रयोग करें, आप उसको उसको सुधारने के लिए पशुओं के मलमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं के मलमूत्र, गोबर मूत्र कहते हैं। लेकिन यदि इसमें आपको देसी गाय मिल जाए, देसी गाय इसलिए कि देसी गाय दूसरे पशुओं से कुछ भिन्न है, कुछ में अद्भुतता है, कुछ विशिष्टता है। इन विशेषताओं के बारे में फिर कभी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन थोड़ी चीजें जानकारी दे दूंगा। हमारी जो देसी गाय है, उसके पेट में सैकड़ों प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं। जब वो गोबर के माध्यम से बाहर आते हैं, मिट्टी में आते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नई चेतना देते हैं, क्योंकि ये जीव गोबर में सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनका आहार, सूक्ष्म जीवों का आहार वही कार्बनिक पदार्थ हैं। इन कार्बनिक पदार्थों से हमारा शरीर बना है। वही कार्बनिक पदार्थ गोबर में भी रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गोबर सेलुलोज का मिश्रण है। सेलुलोज हरी चारे से आता है। हरा चारा जब पचता नहीं है, अपचित रह जाता है, उससे सेलुलोज बन जाता है, और सेलुलोज के कई डिवीजन है। तो उसी सेलुलोज को डिकम्पोजिशन से हमारे सूक्ष्म अपना आहार प्राप्त करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और इसी दौरान कुछ गैसें पैदा होती हैं, कुछ जैव रासायनिक पैदा होते हैं। ये रासायनिक बहुत महत्वपूर्ण है। और गोबर में 10-12% तो प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन डिकम्पोजिशन से भी काफी मात्रा में कई पोषक तत्व खाद के रूप में हमारे मिट्टी में मिलते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों को भी अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही सेलुलोज हो, प्रोटीन हो या दूसरे पदार्थ हो, इनमें उन्हीं पोषक तत्वों का उपयोग होता है जिनसे हमारा शरीर बनता है या संपूर्ण जगत बनता है। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज की संरचना में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, यही तत्व उसमें निर्मित है। प्रोटीन में भी आप देखेंगे, प्रोटीन का निर्माण तो नाइट्रोजन से होता है, फास्फोरस से होता है, कार्बन से होता है। तो इन्हीं पोषक तत्व, जब प्रोटीन का जो डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, प्रोटीन सूक्ष्म तत्वों में प्रभावित होती है, तो पहले तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं, लेकिन इन अमीनो एसिड का जब आगे जाके डिकम्पोजिशन होता है, तो वो अपने सूक्ष्म उन पोषक तत्व में आ जाते हैं। यही पोषक तत्व हमारी मिट्टी में भी है, हमारी वनस्पति में भी, हम में भी है, और संपूर्ण मानव जगत में है। तो गोबर जो है सबसे उत्तम पोषक तत्व है मिट्टी के लिए। यदि मिट्टी में पर्याप्त गोबर की उपलब्धता है, तो फिर मिट्टी को किसी तत्व की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह फसलों के अवशेष, फसलों की जड़ें, फसलों के पत्ते जो पतझड़ में झड़ जाते हैं, ये सब सूक्ष्म जीवों का आहार है। सूक्ष्म जीव इनको डिकम्पोज करके, अपघटित करके अपना आहार प्राप्ति करते हैं, और मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। गोबर में एक चीज और भी रहता है, गोबर में सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं रहते हैं। सूक्ष्म जीव जब सक्रिय होते हैं, तो बहुत सारे तरीके के जैव रसायनों का निर्माण करते हैं। जैव रसायन भी गोबर के माध्यम से मिट्टी में पहुंच के मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए देखा गया है कि गौमूत्र का जब निरंतर प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, और खेतों को सुधारने के लिए कम से कम आपको प्रत्येक फसल से पहले 25 से 30 क्विंटल के आसपास आपको गोबर गोबर की पक्की खाद की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सिंचाई करेंगे, आप जुताई करेंगे, तो आप उसके निरंतर प्रयोग से देखेंगे कुछ समय के बाद, 4-6 महीने, साल के बाद, जब गौमूत्र का प्रयोग आप अपने खेतों में करेंगे, तो वहाँ कई तरह के जीव लौट आते हैं। आप उसका प्रयोग करें, या फिर हमारे इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करेंगे। इस गोबर भस्म संपूर्ण में भी हमने गोबर के एक्सट्रैक्ट को, जो गोबर है उसके तरल तरल तत्व है, उसको हमने इकट्ठा किया, उसका पाउडर बना के संमिश्रण किया है। गोबर के कंडे होते हैं, उनकी राख तैयार करके हमने इसमें मिलाया है। तो सीविड्स मिलाया, जो उसको समुद्री खरपतवार कहते हैं, उसमें भी सभी पोषक तत्व रहते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ही नहीं, उसमें कहते हैं 70 से 72 तरह के पोषक तत्व रहते हैं। वो सबसे उत्तम फूड है।
चाहे वो हमारे लिए हो, अन्य जीवों के लिए हो, या फिर मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए हो। तो उसमें सीवीड्स भी है, इसके अलावा मोरिंगा भी है, और हम इसमें 13-14 तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है। ये नहीं कि मैं सीक्रेट रखता हूँ, 12-13 जड़ी बूटियों की संपूर्ण जानकारी मैं देता रहता हूँ। उसमें जामुन के पत्ते हैं, बेल पत्ते हैं, एलोवेरा है, मोरिंगा जैसे बताता हूँ, तो इनका प्रयोग किया है। इनसे इसमें इस पाउडर में वो सारी चीजें आ गई जो मिट्टी को सुधारने में मदद करती हैं। तो आप जब इसका प्रयोग प्रथम बार यदि आपने अपने खेत में प्रयोग करना है और 1 एकड़ में करना है, तो प्रथम बार आपको 1 से 1.5 केजी के आसपास, 2 केजी के आसपास इसको 40 से 50 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेना है। 8-10 घंटे इसको रखना है। उसके बाद चाहो तो उसका प्रयोग सूखे गोबर के साथ में या गोबर की खाद में मिश्रित करके आप सिंचाई के माध्यम से अपने खेतों में दे सकते हैं। उसके बाद पानी दे सकते हैं। जब वो तैयार हो जाए जुताई बुआई के बाद, उसमें किसी तरह का बीज डाल सकते हैं, किसी तरह की बुआई कर सकते हैं। और फिर जब आपके बीज अंकुरित हो जाएं, 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, जब प्रथम सिंचाई आप करने जाएं, तो प्रत्येक सिंचाई के बाद फिर इसका प्रयोग करते रहें। तब इसका प्रयोग करना है 200 से 300 ग्राम के आसपास प्रत्येक सिंचाई के साथ। आपने प्रयोग वही करना है, 20-25 लीटर, 30 लीटर के आसपास पानी लेना है, उसको अच्छे से मिलाना है, 8-10 घंटे खड़े रहने देना है, और फिर गोबर की खाद या फिर ऐसे ही आप इसको अपने मिट्टी में दे सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे 2-3 बार इसका प्रयोग करते हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मिट्टी में कुछ बदलाव है। मिट्टी भुरभुरी हो रही है, मिट्टी मुलायम हो रही है, मिट्टी की नमी अब ज्यादा समय तक बनी रहने लगी है। आप देखेंगे कुछ बार यदि आपने इसमें पेड़ पौधे लगाए, कोई फसल लगाए, तो देखेंगे फसल की जो ग्रोथ है, दूसरी दूसरी जो आपने फसलें हैं जिनमें इसका प्रयोग नहीं किया, उससे इसमें कुछ भिन्नता है। इसमें ज्यादा हरियालीपन है, ज्यादा स्वस्थ है, उसकी बढ़त ज्यादा है, ज्यादा पत्तियां निकल रही हैं, ज्यादा उसमें हरियालीपन है। आप देखेंगे दूसरी फसलों की तुलना में ये जो गोबर भस्म संपूर्ण के प्रयोग से जो हमने फसल लगाई है, जो साग सब्जियां लगाई, कुछ भी लगाया है, उसमें समय से पहले फूल आ रहे हैं। वो फूल तेजी से विकसित हो रहे हैं, उनका आकार अच्छा है, उनकी सुगंध अच्छी है, रंग अच्छा है, वो झड़ नहीं रहे, टूट नहीं रहे, समय के अनुसार वो फलों में बदल रहे हैं, बीजों में बदल रहे हैं। अब देखेंगे आप उसके अलावा मिट्टी में एक चीज और भी देखेंगे। मिट्टी में ये देखेंगे कुछ समय के बाद मिट्टी में कई तरह के जीव भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आप देखेंगे भी फसलों में कहीं ना कहीं से अब भंवरे आने शुरू हो जाते हैं, तितलियां आने शुरू हो जाती हैं, मेंढक भी आप कुछ समय के बाद देखने लग जाओगे, केंचुए आपको दिखाई देने लग जाए। और यदि मिट्टी में केंचुआ आ जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी अब अपने उपजाऊपन को ग्रहण कर रही है, आपकी मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ होती जा रही है। केंचुए तो स्वयं ही खाद उत्पादक फैक्ट्रियां हैं, वो तो खुद ही खाद बनाने की मशीन है। उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो केंचुआ है, ऑस्ट्रेलियन केंचुए से कुछ मामले में अलग है। बाहर से अपने ऑस्ट्रेलिया से जो अपने केंचुए वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, उनको अपने आहार के रूप में या तो गोबर चाहिए या उनको फसल अवशेष चाहिए। हमारा जो केंचुआ है वो ज्यादा गहराई तक भी जाता है। वो जिस छेद से अंदर मिट्टी में प्रवेश करता है, मिट्टी में गहराई तक जाता है, वो दूसरे छेद से बाहर आता है। दूसरा, उसके आहार का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी होती है। वो मिट्टी को खाना पसंद करता है। मिट्टी के साथ में 10 से 15% उसको फसल अवशेष या ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए। तो इससे एक चीज होती है कि मिट्टी को खाद के जब उल्टी करता है या एक्स्ट्रा के रूप में निकालता है, तो वो सबसे उत्तम खाद होती है। और एक केंचुआ है, स्वस्थ केंचुआ 24 घंटे में 18 से 20-22 ग्राम के आसपास ऐसी खाद पैदा करता है। और जब ऐसे केंचुओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि हमने देखा है जब हम निरंतर इसका प्रयोग करते हैं, तो इस 1 एकड़ खेत के अंदर 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास भी केंचुए बढ़ जाते हैं। और आप अंदाज लगा सकते हो इतनी मात्रा में केंचुए आपके खेतों में हो, तो 1 महीने में वो कितना खाद पैदा कर सकते हैं। केंचुए 4-5 महीने तक बहुत सक्रिय रहते हैं। बरसात के ऋतु में तो ये अपनी संतानोत्पत्ति बहुत करते हैं, सक्रिय रहते हैं। आप देखते हैं कि खेत के चारों तरफ गड्ढे हैं और छोटे छोटे ढेर बने होते हैं। सब जानते हैं केंचुए का मल है, केंचुए की वमन है, तो वो सबसे उत्तम खाद है। और यदि ऐसा खाद आपकी खेत की मिट्टी को मिल जाए, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दूसरा दूसरा आपने
फसल अवशेषों को यदि अपने खेतों में डालते हैं तो बरसात के ऋतु में जो हमारे मिट्टी के बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं सक्रिय हो जाते हैं, तो वो भी उस फसल अवशेष को खाकर काफी मात्रा में मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में बना देते हैं। दूसरे, जब ये सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, अपनी सक्रियता के दौरान अपना शरीर ही समाप्त नहीं करते बल्कि बहुत तरीके के बायो एंजाइम भी पैदा करते हैं। ये बायो एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूक्ष्म जीवों का मुख्य आहार कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थों से मिट्टी के लिए बहुत सारे उपजाऊ तत्व प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा आप देख लीजिए, हम लोहे के रूप में, आयरन के रूप में लोहा नहीं खा सकते। हम हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 47-48% के आसपास जो हमारे वजन शरीर का जो ठोस भार है उसमें कार्बन रहता है, लेकिन कार्बन के रूप में हम सीधे सीधे कोयला नहीं खा सकते। हम महत्वपूर्ण अति मूल्यवान हीरा भी प्रयोग नहीं कर सकते। हमें कार्बन के रूप में सिर्फ कार्बनिक पदार्थ चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन के रूप में भी कार्बनिक तत्व चाहिए, वही हमारे पोषक हैं। हम कार्बोहाइड्रेट से ही अपनी कार्बनिक जरूरत पूरी कर सकते हैं। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं तो उनको तो मिट्टी से या कहीं से ऑर्गेनिक कार्बन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ पोषक तत्वों को सूख के अपने से चिपका के जड़ों तक लाने का कार्य करता है और जड़ें उसको ग्रहण कर लेती हैं, फिर उसको उस पोषक तत्व को विभिन्न तरीके से प्रयोग में लाती है। कार्बन की आपूर्ति तो हमारी वनस्पतियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के करती हैं और इसी के माध्यम से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी फसलों के हरी पत्तियां हैं, वो धूप की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। वही उनका भोजन है, वही प्राणी जगत का भोजन है। उसी भोजन को हम भी ग्रहण करते हैं। हमारा जो भोजन है वही वनस्पतियों से स्वयं के लिए निर्मित भोजन है। हम अपना आहार सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वनस्पतियां कर सकती हैं। हम अपने आहार के रूप में वनस्पतियों पर पूरी तरह से निर्भर है। यद्यपि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वनस्पति शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, वो वहां से, लेकिन मांसाहारियों का भोजन भी तो इसी वनस्पति से आता है। आप सोच के देखना, तो हमारे जीव जगत का मुख्य आहार यही वनस्पतियां हैं, चाहे वो साग सब्जियों के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, दाल के रूप में हो, चाहे वो चावल के रूप में हो, गन्ने के, वो सारा जो आहार है इन्हीं वनस्पतियों से आता है और यही वनस्पतियां संपूर्ण आहार निर्मित करती हैं। मांसाहारियों के लिए भी यही घास पत्तियां दूसरी चीजें निर्मित करती हैं। हम जिन पशुओं से दूध लेते हैं उन दूध देने वाले पशुओं का आहार भी यही वनस्पतियां हैं। तो ये वनस्पतियां अपनी मिट्टी में है, वो मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। मिट्टी से 3% के आसपास तो वो जो अपना आहार की आवश्यकता मिट्टी से ग्रहण करती हैं, लेकिन बाकी का 97-96% है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करती हैं। वायुमंडल में 78% के आसपास नाइट्रोजन रहता है, उसे वनस्पति सीधा ग्रहण नहीं करती है। लेकिन वनस्पतियों के पेड़ पौधों की जड़ों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, विशेषकर राइजोबियम जैसे जीव, जो जीवाणु रहते हैं, वो वातावरण की जो नाइट्रोजन गैस है उसको सोख के उसको अमोनिया बदलते हैं। फिर अमोनिया विभिन्न तरीके से क्रिया करके पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। उसी नाइट्रोजन से वनस्पति में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम बनते हैं, विटामिन बनती हैं, उसी से हार्मोन्स बनते हैं। तो सारा जीवन चक्र नाइट्रोजन का इसी नाइट्रोजन के आसपास निर्भर रहता है, प्रोटीन के आसपास रहता है। तो इसको सुधारने के लिए, मिट्टी को सुधारना है तो मिट्टी को सुधारने के लिए हमारे पास दो रास्ते। रासायनिक खाद हमारे मिट्टी को सुधारने का तरीका नहीं है। मिट्टी को सुधारने का तरीका सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों को जिंदा रखने के लिए तो कुछ आहार की आवश्यकता रहती है। तो ये आहार फसल अवशेष हैं, कार्बनिक तत्व हैं। यदि हम ऐसे फसल अवशेष देते हैं जो डिकम्पोज ना हो, अपघटित ना हो, तो माइक्रोब्स कैसे जिंदा रहेंगे। तो माइक्रोब्स को जिंदा रखना है तभी मिट्टी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। ऐसे इसीलिए गोबर संपूर्ण आहार, जैसे दूध कहते हैं ना, दूध मनुष्य के लिए संपूर्ण आहार है। दूध के माध्यम से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, जब तक प्रोटीन विटामिन से मिल जाते हैं, मिनरल से मिल जाते हैं, संपूर्ण आहार इसलिए कहा गया है। ठीक इसी तरह गोबर गौमूत्र जो है मिट्टी का संपूर्ण आहार, संपूर्ण पोषक है, संपूर्ण उर्वरता है। तो गोबर गौमूत्र
फसल अवशेष के माध्यम से हम मिट्टी की फर्टिलिटी को सुधार सकते हैं, आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इतनी मात्रा में यदि गोबर उपलब्ध नहीं है, आप श्रम नहीं कर सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते कि गोबर की खाद का कॉस्ट भी देखेंगे तो आज 1 किलो गोबर की पकी हुई खाद आपको 8-10 रुपए केजी के आसपास मिलती है। और ऐसे में आप 15-20 क्विंटल के आप यदि अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो हाथ खड़े कर देंगे कि आप कहेंगे कहाँ झेपे फंसा दिया। एक ट्रॉली गोबर की खाद को लेने में आपको 600-700 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और एक ट्रॉली गोबर की खाद में ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्विंटल के आसपास आता है। फिर लेबर अलग, तो आप कहेंगे इससे तो ज्यादा बढ़िया वो 260 रुपए का नाइट्रोजन यूरिया नहीं, बिल्कुल यूरिया है कि आप 260-70 रुपए की खाद ले आओ, नाइट्रोजन डाल दो, प्रयोग कर दो, डीएपी ले आओ 1300-1200 रुपए की, तो वो उससे इसीलिए किसान कहता है उसको सहजता से वो चीज मिल जाती है, गोबर उसके लिए महत्वपूर्ण। तो किसानों ने आजकल पशु भी रखना छोड़ दिया है, पशुओं की संख्या तेजी से गिर रही है और देसी गाय की बात की जाए, देसी गाय तो लुप्त प्राय है। तो ऐसे में मिट्टी को सुधारने के लिए हमारे पास, मेरी दृष्टि में, औरों के पास ही बहुत कुछ है, मैं ये नहीं कहता मैं संपूर्ण हूँ, मेरे प्रयोग है कि गोबर भस्म संपूर्ण पर्याप्त उपाय है। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, प्रयोग करिए, आप जो भी परिणाम आपको मिले, चाहे नकारात्मक मिले सकारात्मक मिले, मुझे उससे जुदा बस करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे खेत में कर दीजिए, एकड़ के एकड़ में इसको प्रयोग करके नहीं, आपने 100-200 मीटर में प्रयोग करना है, चाहे वो साग सब्जी में करके देख लीजिए, आप गेहूं में, जौ में, टमाटर, गेहूं, जौ, मटर या धान, कोई भी आप चीज देखते हैं उसमें प्रयोग करके देख लीजिए। या फिर आपने अपने घर में 2-4-10 फलों के पेड़ लगाए हैं, नींबू लगाए हैं, संतरा लगाए हैं, केले लगाए हैं, पपीता लगाए हैं, अमरूद लगाए, आम, उसमें प्रयोग करके देख लिए और आपको इससे सामान की तुलना में कुछ फर्क नजर आए। आप इसकी कंपेरिजन अच्छे से अच्छे खाद के माध्यम से करिए, अच्छे से अच्छे ग्रोथ प्रमोटर ले आइए और आप महंगे से महंगे मल्टी मिनरल मिक्सर ले आइए। अब उससे तो उसकी तुलना करके देखिए, कॉस्ट की तुलना भी करके देखिए, ये तो बिना मूल्य के है। आप प्रयोग के लिए चाहें तो मेरे यहाँ से इसको कुछ मात्रा में 250-300 ग्राम की मात्रा में निःशुल्क में ले जा सकते हैं। आप प्रयोग करके उसका परिणाम अवश्य बताइए और यदि आप इसके परिणाम से सेटिस्फाई हो, फिर मैं कहूंगा कि मिट्टी को सुधारने के लिए आप इसी पे आइए, स्वयं प्रयोग करके देखिए, अपने मित्रों को करा के देखिए कि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी संतान स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आने वाला जो समय जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमने खेत को, हमने फसलों को इतना विषाक्त कर लिया कि लगता है कि मनुष्य जाति का अस्तित्व भी खतरे में है। इसकी बात फिर विस्तार से करूंगा कि मनुष्य के अंदर, मानवता के अंदर जो नपुंसकता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी स्त्रियों की जो मासिकता है उसमें अनियमितता आ गई है, अब अंड बन नहीं रहे, निषेचन हो नहीं रहा, गर्भाधान की प्रक्रिया बाधित हो रही है, मिसकैरेज की संख्या बढ़ रही है, आयु घट रही है, कैंसर की दर निरंतर बढ़ती जा रही है और पुरुषों के अंदर बीज में शुक्राणु की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि मनुष्य जाति को बचाना है तो मिट्टी को स्वस्थ करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बातें फिर आगे करेंगे। धन्यवाद मित्रों।